हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भाग 1 वाला वीडियो अवश्य देखें। इसका जो पार्ट 1 है जरूर देखें, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से चंद्र सिंह भंडारी जी गढ़वाल राइफल्स में भर्ती होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद अलग अलग जगह पर इनकी पोस्टिंग होती है, इनका डिमोशन भी होता है, और उसके बाद बहुत सी घटनाएं इनके जीवन में होती है। आर्य समाज से भी ये जुड़ते हैं, और फाइनली गांधी जी से इनकी भेंट होती है, और गांधी जी इनको सफेद टोपी प्रदान करते हैं, खादी की या खद्दर की। और इस टोपी को पहनने के बाद जो हमारे चंद्र सिंह भंडारी या चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, उन्होंने बोला था कि मैं इस टोपी की कीमत अवश्य चुकाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस टोपी की कीमत अवश्य चुकाऊंगा, इस स्टेटमेंट के साथ ही इसका पार्ट 1 समाप्त हो गया था। और आज इससे आगे की कहानी हम देखेंगे कि किस प्रकार से चंद्र सिंह गढ़वाली जी इस टोपी की कीमत चुकाते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार आपका सेशन में स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पार्ट 2। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गांधी जी और चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो भेंट हुई थी, जब गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी, उसमें इनकी भेंट हुई थी। गांधी जी ने जो कुमाऊं यात्रा की थी वो आपकी 14 जून से लेकर 4 जुलाई 1929 तक हुई थी। इस दौरान गांधी जी बहुत सी जगहों पे गए। नैनीताल में गांधी जी गए थे, अल्मोड़ा गए थे, कौसानी गए थे। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर गए थे, कत्यूर घाटी, गरुड़ गए थे। बहुत सी जगहों पर गांधी जी का कुमाऊं क्षेत्रों में भ्रमण रहा था। इसी भ्रमण के दौरान जब हमारे बागेश्वर में बोला जाता है, बहुत से इतिहासकारों ने बागेश्वर बताया, बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास था, और यहाँ पर चंद्र सिंह भंडारी जी भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी दिली तमन्ना थी कि गांधी जी से मुलाकात हो। इससे पूर्व भी ये गांधी जी से मिलने की कोशिश कर चुके थे जगाधरी वाले सम्मेलन में, लेकिन गांधी जी वहां पर इनको नहीं मिलते, और वहां पर इनकी मुलाकात मोतीलाल नेहरू से हुई थी। ये मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं। तो गांधी जी से जब इनकी भेंट होती है, तो वहीं पर ये प्रॉमिस करते हैं कि गांधी जी, जो आप मुझे ये टोपी पहना रहे हो खद्दर की, मैं इसकी कीमत अवश्य चुकाऊंगा। और इसकी कीमत वो चुकाते हैं। 1857 के बाद अगर हम देखते हैं, कोई जैसे 1857 की जो क्रांति थी ना, उसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मंगल पांडे जी के द्वारा। आपको पता ही है, मंगल पांडे जी के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत हुई, और क्या इसके पीछे के रीजन थे आप सभी को पता होगा। जब हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं, तो उसके बाद देखिए भारत में कोई ऐसी दूसरी क्रांति हमको आगे देखने को नहीं मिली थी 1930 तक। यानी कि जो 1857 का रिवोल्ट था, उसकी बोल सकते हैं कि एक बड़ी चिंगारी 1930 में उभरी थी, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों के द्वारा इसको दबा दिया गया। हो सकता था कि उसमें ये जो चिंगारी थी एक बहुत बड़ा रूप यहाँ पे धारण कर लेती, और स्वतंत्रता की जो उसमें अलग थी संपूर्ण देशवासियों तक पहुंचती ये लॉ, और हो सकता था रिजल्ट कुछ और होते। ठीक है, तो बहुत से इतिहासकारों ने पेशावर कांड की तुलना मंगल पांडे जी का जो हमारा सैनिक विद्रोह था उससे भी की हुई। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ेंगे सेशन में आज। अब गांधी जी चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में बोलेंगे कि यदि मुझे एक और चंद्र सिंह मिलता तो भारत कब का आजाद हो जाता। आज का टॉपिक ही है, क्यों गांधी जी ने ऐसा कहा था। पूर्व वीडियो में हमने देखा कि चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने बोला था कि मैं इस टोपी की कीमत चुकाऊंगा। तो आ जाते हैं पेशावर की जो घटना थी, या पेशावर कांड जिसको कहा जाता है, उससे पूर्व थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था लगभग जून के आसपास, या जून या जुलाई का समय रहा होगा, जहां पर गांधी जी और चंद्र सिंह गढ़वाली की भेंट हुई थी। इसके बाद देखिए आपका 1929 का समय चल रहा है, और 1929 में गांधी जी से मुलाकात के पश्चात चंद्र सिंह भंडारी जी अपनी यूनिट में वापस लौट जाते हैं। इनकी यूनिट उसमें कहां पे थी, यूनिट थी 2/18 गढ़वाल राइफल्स, और इनकी पोस्टिंग थी किस्सा खानी। किस्सा खानी एक बाजार था उसमें। ठीक है, किस्सा खानी बाजार में यूनिट थी इनकी, और ये किस्सा खानी बाजार था पेशावर में। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी यूनिट थी, तो इस यूनिट में इनकी वापसी हो जाती है। यानी कि छुट्टी काट के, जैसे फौजी आज भी देखते हैं आप, 2 महीने फौजी घर आता है छुट्टी, उसके बाद छुट्टी काट के वापस चले गए। ठीक है, अब 1929 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अगर आपने पढ़ा है, तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में 1929 का जो वर्ष है, ये वर्ष इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 1929 में भारत के लोगों ने डोमिनियन स्टेटस की जगह, डोमिनियन जो स्टेटस था, इसकी जगह बोला अब हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस अब हमको नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। हुई थी ना ये घटना, पूर्ण स्वराज कब हुई थी, अब आपको याद आ गया होगा। तो आप सभी को पता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 के इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लाहौर अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू जी ने।
और नेहरू जी ने उसमें रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया था। ये हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। तो 31 दिसंबर को जब 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां पर समस्त नेताओं ने बोला कि अब डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि एक दर्जा प्राप्त, हमको राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन पूरी जो बागडोर होगी ब्रिटेन के हाथ में होगी। तो यहाँ के नेताओं ने बोला नहीं भाई, अब हमको ये कठपुतली वाला खेल नहीं चाहिए, अब हमको पूरा स्वराज चाहिए, यानी कि पूरी आजादी चाहिए, सब कुछ हमारे हाथ में आना चाहिए, हमारा शासन, हमारा देश हमारे हाथों में होना चाहिए। ठीक है, तो तिरंगा फहराया और ये घटना जो है सनसनी की तरह पूरे देश में फैल गई। पूर्ण स्वराज की धारणा सभी के दिलों में घर करने लगी, यानी कि सबके दिल के अंदर पूर्ण स्वराज की भावना फैलने लगी। अब चंद्रशेखर गढ़वाली जी भी इससे अछूते नहीं थे। चंद्रशेखर गढ़वाली जी को भी लगा कि हाँ, वैसे भी पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया चंद्रशेखर गढ़वाली जी ब्रिटिशर्स से घृणा करने लगे थे, क्योंकि उसमें जो गोरे सैनिक थे उनको भारतीय सैनिकों को सलूट मारना होता था। सेम रैंक का भी सैनिक होगा, मान लो चंद्रशेखर भंडारी सैनिक थे, इनके सामने अगर गोरा सैनिक आएगा तो चंद्रशेखर गढ़वाली जी को उनको सलूट मारना था, अन्य सैनिकों को भी सलूट मारना था। उसके अलावा मतलब कुल मिला के नस्ल भेद हो रहा था। इसके अलावा देखिए, आपका जो तनख्वाह थी हमारे भारतीय सैनिकों की 16 रुपए प्रति महीना थी, ब्रिटिश सैनिकों की 90 रुपए प्रति माह थी। उनको जो सुविधाएं दी जाती थी वो इनसे बेहतर दी जाती थी। इनके बैरक छोटे थे, उनके जो क्वार्टर वगैरह होते थे बहुत अच्छे होते थे, कमरे वगैरह, है ना। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा भेदभाव था उसमें भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में, सेम डेजिग्नेशन पे भी। तो पहले से घृणा थी। उसके बाद ये पूर्ण स्वराज वाली घटना पूरे देश में फैल गई, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर गढ़वाली के मन में भी आया कि देश के लिए कुछ करना है भाई, इन गोरों का सैनिक बन के तो कुछ होना है नहीं। और इसी बीच दोस्तों समय आ जाता है 1930 का, और 1930 का जो वर्ष था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1930 में आप सभी को पता है गांधी जी का एक आंदोलन हिट हो गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, सब चीज को जोड़ के चलना पड़ेगा इतिहास में, तब आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्यों ये घटना हुई थी। एक रात की घटना थोड़ी थी पेशावर कांड। पेशावर कांड के पीछे चंद्रशेखर भंडारी जी की प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भेदभाव हुआ था, उसके बाद जो देश प्रेम जागा था, उसके अलावा जो गांधी जी को आइडल मानते थे और देश में जो उसमें स्वराज की भावना चली थी, इससे ओतप्रेत होकर इनके दिमाग में और इनके दिल में वो मोटिवेशन आया, जिसकी वजह से 1930 में संपूर्ण देश में एक हीरो की तरह बन के उभरे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गांधी जी का, आप सभी को बताएं 12 मार्च 1930 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी अपनी अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोअर्स थे, उन 78 फॉलोअर्स के साथ ये चले थे और 6 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंचे थे? डांडी नामक स्थान पे। और दांडी नामक स्थान पे जाकर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। नमक के टैक्स के विरोध में उसमें ये नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था। कहने का मतलब गांधी जी ने बोला भैया जो ये नमक है ये प्राकृतिक रिसोर्स है भाई, इस पे भी आप टैक्स क्यों लगा रहे हो? अंग्रेजों ने माना नहीं, उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो गांधी जी ने स्वयं नमक बनाकर अंग्रेजों के इस टैक्स प्रथा को तोड़ा और भारतीयों को प्रेरित किया कि भैया नमक बनाओ, आप इन अंग्रेजों की चिंता मत करो, लगान मत दो। यहीं से गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट आता है कि अब हम अंग्रेजों की जितनी भी लगान नीतियां हैं उनका विरोध करेंगे, और इसमें जो नमक कानून तोड़ना था ये पहला प्रयास था। कहने का मतलब देखिए, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। इसके बाद देखिए गांधी जी 1920 से लेकर 1922 में जब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है या रोक देना पड़ता है इसको, चौरा चौरी की जो घटना हो गई थी, उसके बाद आप देखते हैं कि गांधी जी के और कांग्रेस के मध्य में दूरी आ जाती है। मैंने जीएस के कोर्स में आपको पढ़ाया है गांधी जी और कांग्रेस के बीच में क्यों दूरियां आती है जब हम गांधी युग पढ़ते हैं, उसके रीजन थे। उसके बाद देखिए गांधी जी सक्रिय होते हैं, काफी लंबे समय के बाद सक्रिय होते हैं, और फाइनली 1930 में गांधी जी जान जाते हैं कि इन अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़ने से और बहुत रिक्वेस्टफुल तरीके से प्रोसेस करने में कोई फायदा नहीं है, ये लोग इसका रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हिट होता है गांधी जी का। उसके बाद आपको पता है कि राउंड टेबल समिट होता है, गोलमेज सम्मेलन आ जाएंगे। गोलमेज सम्मेलन पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, गांधी जी सेकंड वाले में जाएंगे, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो फिर हमारा क्या होता है कि गांधी जी लोगों को प्रेरित करते हैं कि जितने भी टैक्सेस है उनको देना बंद करो, और नमक कानून तोड़कर यहीं से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है, ये आप समझना है। तो गांधी जी का जैसे ही नमक कानून तोड़ने वाला जो ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सफल हुआ, इसकी खबर पहुंच गई पेशावर के सैनिकों तक। पेशावर के सैनिक मतलब जो गढ़वाल राइफल्स की रेजिमेंट थी वहां पर 2/18,
2/18 के सैनिक भी उसमें छुप छुप कर मैगजीन पढ़ते थे, छुप छुप कर वो अखबार पढ़ते थे। उसमें भारत के संदर्भ में, खबरों के संदर्भ में जो भी अखबार आते थे, बोला जाता है कि रात में जो खिड़कियां थी, खिड़कियों को कंबल से ढक देते थे और धीमी आंच में लालटेन जलाकर इन खबरों को ये पढ़ते थे, जिससे देश का जो देश प्रेम का भाव था इनके अंदर जीवित रहा। तो इन दो घटनाओं ने कहीं ना कहीं पेशावर कांड को या पेशावर की घटना को जन्म देने का कार्य किया था उसमें, जिससे मोटिवेट हो चुके थे। ठीक है, आप देखिए पेशावर की जो घटना हुई, पेशावर की घटना से पहले भी 2-3 रातें महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व क्या हुआ था, देखिए 18-19 अप्रैल 1930, ठीक है, तो पेशावर के शाही बाग में, पेशावर में एक शाही बाग था, इस शाही बाग में क्या हुआ था, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का नॉर्मल अधिवेशन, मतलब ऐसा जो उनका वार्षिक अधिवेशन था उससे मतलब नहीं। वार्षिक अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, कहां पे, लाहौर में। ठीक है, और रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया गया था, पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। उसके बाद कांग्रेस का ऐसे एक विशाल सम्मेलन था, या बोल सकते हैं ये विशाल यहाँ पर आंदोलन आयोजित किया गया था कांग्रेस की तरफ से शाही बाग में, जो कि पेशावर में ही था। यहाँ पर अंग्रेज कानून के खिलाफ भाषण वगैरह दिया जा रहा था। संपूर्ण क्षेत्र में उस समय लगी थी धारा 144। धारा 144 का मतलब आप जानते हैं ना, कर्फ्यू लगा था। तो धारा 144 लगी हुई थी पेशावर के सभी एरियाओं में। चंद्र सिंह चुपचाप, जो ये शाही बाग में ये जो सम्मेलन चल रहा था, इसमें चुपचाप वेश बदल के जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से नमक लाकर उन्होंने संपूर्ण लाइन में नमक बांटा था। उसमें गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था उसके सपोर्ट में संपूर्ण लाइन में जहां पर गढ़वाली सैनिक थे उनके बीच में नमक बांटा गया और नमक खाया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहीं पे हमारी बगावत की जो लौ थी वो जल चुकी थी। और इसके बाद देखिए 22 अप्रैल की रात जब आती है, तो 22 अप्रैल की रात को अंग्रेज ये बात कर रहे थे उसमें कि जो हमारे पेशावर में कांग्रेस के समर्थक थे, उसके अलावा पेशावर के क्षेत्र में हमारा खुदाई खिदमतगार के भी आंदोलनकारी थे। खुदाई खिदमतगार जो एक संगठन था उसमें, जिसका गठन हमारे किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के इस खुदाई खिदमतगार जी संगठन को लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था। तो अंग्रेजों को पता था। तो 22 अप्रैल को अंग्रेजों की मीटिंग होती है 1930 के दिन, और अंग्रेज बोलते हैं भैया जो ये इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, भारतीय लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार के जो लोग हैं, लाल कुर्ती संगठन के जो लोग हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, ये भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे अंग्रेज चिढ़ गए थे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगले ही दिन और 22 अप्रैल की रात को ही थोड़ा बहुत स्थिति को भाप गए थे गढ़वाली सैनिक, खासकर चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली ने रात में ही अपने दोस्तों से मीटिंग की और बोला, अगर कल हमको ड्यूटी में ही लगाते हैं और कहीं पर भी फायरिंग की बात होती है तो मेरे जितने भी गढ़वाली भाई है, मेरी बात सुन लो, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे, ये सभी हिंदुस्तानी है और हमारे भाई हैं। आप देखिए उसमें भारत विभाजित तो हुआ नहीं था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो लाहौर, पेशावर, ये सभी जो क्षेत्र थे हमारे क्षेत्र थे उसमें। तो इन्होंने बोला हम अपने भाइयों पर क्यों गोली चलाए भाई, अंग्रेज तो हमारे वही फूट डालो और राज करो की इनकी नीति है, हमसे गोलियां चलवाएंगे अपने ही भाइयों पर। ठीक है, और लोगों में खौफ बनाएंगे, जिससे जो आंदोलन चल रहा है, गांधी जी इतने मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं देश को आजादी दिलाने में, उसको रोकने के लिए चीजें की जा रही है। तो अपने साथियों को इन्होंने अच्छे से रात में ही समझा दिया था। और फाइनली जो हमारा दिन आया 23 अप्रैल 1930 का, तो 23 अप्रैल 1930 यही वो ऐतिहासिक दिन था जिसने चंद्र सिंह भंडारी को चंद्र सिंह गढ़वाली बना दिया था। ठीक है, यहीं पर हमारा गढ़वाली का जन्म होगा। जो चंद्र सिंह भंडारी, जिनका वास्तविक नाम था इनका, ये चंद्र सिंह गढ़वाली बन जाएंगे 23 अप्रैल के बाद। अब हुआ क्या, देखिए मैंने आपको बताया किस्सा खानी बाजार है भाई, किस्सा खानी बाजार अच्छा भीड़ भाड़ वाला बाजार था। और इस बाजार में आपका खुदाई खिदमतगार, जो खुदाई खिदमतगार हमारा खिदमतगार, जिसको लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था, लाल कुर्ती संगठन, और इसको किसने स्थापित किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, इनका अन्य नाम है सीमांत गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है इनको। अब खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में किस्सा खानी बाजार में 23 अप्रैल को भी लोगों का हुजूम चलने लगा। हजारों लोग वहां पे उपस्थित हो गए और उसमें बहुत से खुदाई खिदमतगार के जो लाल कुर्ती पहनते थे, लाल कुर्ती संगठन के लोग भी थे। अब इसी बीच जो अंग्रेज थी उसमें अंग्रेज रोकने के लिए टुकड़ी वहां पे आई एक यूनिट, और एक यूनिट से गोरा सिपाही बाइक चलाकर इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए इनके बीच में घुस गया। लोगों को पहले हटने का हुक्म दिया लेकिन लोग हटे नहीं, तो एक गोरे सिपाही ने तेजी से बाइक चलाई। ठीक है, क्योंकि हजारों की भीड़ वहां पे थी, लोगों के हाथ में तिरंगा था, जिससे अंग्रेज चिढ़ गए
उनको पता था कि अगर भीड़ को नहीं रोका तो आंदोलन यहाँ पे भी सफल हो जाएगा। तो धीरे धीरे पकड़ कमजोर हो रही थी भारत के अन्य भूभागों में उनकी, तो ये चाहते नहीं थे अंग्रेज। तो गोरे सिपाही ने तेजी से बाइक लोगों के बीच में चला दी, जिससे बहुत से लोग क्या हो गए, जख्मी हो गए। गुस्से में लोगों ने क्या किया, बाइक को पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जिसमें गोरा सिपाही भी जख्मी हो गया। और जैसे ही गोरा सिपाही यानी कि अंग्रेज सिपाही जख्मी हुआ, घायल हुआ, तो जो अंग्रेज ऑफिसर था वहां पे, अंग्रेज ऑफिसर का नाम क्या था, कैप्टन रिकेट। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण नाम है, कैप्टन रिकेट। तो अंग्रेज जो कैप्टन था, ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर रिकेट, उसने तुरंत जो गढ़वाली यूनिट थी उसको बोला गढ़वाली 3 राउंड फायर। क्या बोला उसने, हुक्म दिया गढ़वाली 3 राउंड फायर। कहने का मतलब अरे गढ़वाली जो भी यूनिट है पूरी 3 राउंड गोलियां चलाओ इन पे, ऐसा बोला। ठीक है, लेकिन तुरंत जैसे रिकेट ने ये बात बोली थी उसके बाद गढ़वाली जी का स्टेटमेंट आया और गढ़वाली जी ने बोला गढ़वाली सीज फायर। ठीक है, क्या बोला, गढ़वाली सीज फायर, यानी कि गढ़वाली सैनिकों गोली मत चलाओ। तो जैसे ही चंद्रसिंह गढ़वाली जी ने बोला गढ़वाली सीज फायर, तो पूरी यूनिट में से शायद 2-3 ऐसे सैनिक थे जिन्होंने 1-2 गोलियां चलाई। लेकिन उसके बाद गढ़वाली जी ने और जोर से जब गढ़वाली सीज फायर वाली बात बोली तो उसके बाद उन सैनिकों की बंदूकें भी झुक गई। और उसके बाद केवल जो अंग्रेज सैनिक वहां पर थे, उन अंग्रेज सैनिकों ने मशीन गन से, 2 मोटर कार वहां पे आई थी जिन पे मशीन गन लगी हुई थी, इन 2 मोटर कारों से अंधाधुंध मशीन गन को फायर किया गया और जिसमें 300 लाल कुर्ती संगठन के लोग शहीद हो गए। 300 लोगों की वहीं पे घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। बहुत कम किताबों में दिया हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें गढ़वाली सैनिकों का हाथ नहीं था। और यहाँ पर जब गढ़वाली सीज फायर बोला तो अंग्रेज अधिकारी ने बोला अरे चंद्रसिंह भंडारी, हवलदार चंद्रसिंह भंडारी, आर यू मैट, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम हमारे हुक्म की तामील कर रहे हो, तुम मेरे हुक्म को मान नहीं रहे हो, तुमको फॉलो करना है, तुमने ऑर्डर को फॉलो करना है। तो चंद्रसिंह भंडारी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी थी, हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे, हम अपने निहत्थे भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सैनिक थे इस यूनिट के, उन सभी सैनिकों पर भैया फिर उसके बाद मुकदमा चला। कुछ सैनिक सरकारी गवाह बन गए, वहां के अन्य सैनिकों का यहाँ पर पूरा कोर्ट मार्शल होता है। और यहीं पर देखिए 23 अप्रैल 1930 का जो ये दिन था, ये आपका पेशावर घटना के रूप में संपूर्ण देश में वायरल हो गई। इस घटना को या पेशावर कांड कहा जाता है या इसको पेशावर घटना कहा जाता है। और इस घटना ने संपूर्ण देश में चंद्रसिंह भंडारी जी को हीरो बना दिया और यहीं से इनको टाइटल मिला गढ़वाली का, क्योंकि गढ़वाल से थे अब इनको कहा जाने लगा चंद्रसिंह गढ़वाली। इस खुशी में मोतीलाल नेहरू जी ने बोला भैया संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। इसके संदर्भ में गांधी जी का भी स्टेटमेंट आता है कि यदि मुझे एक और चंद्रसिंह मिल गया होता तो भारत कब का आजाद हो जाता। ये पेशावर की घटना की सफलता के बाद ही गांधी जी ने बोला था। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी दोबारा इस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे जब दयनीय अवस्था में चंद्रसिंह गढ़वाली दोबारा वर्धा में गांधी जी से मिलेंगे अभी आगे। वहां पर गांधी जी के मुंह से एक शब्द निकलेगा, काश, काश चंद्रसिंह तुम जैसा एक और भारतीय हमको मिला होता तो देश कब का आजाद हो जाता। वहां पर एक शब्द और था आगे से, काश। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने पेशावर कांड के संदर्भ में ही बोला था यदि मुझे एक और चंद्रसिंह मिलता तो भारत कब का आजाद हो जाता। ठीक है, अब पेशावर कांड से ही प्रेरित होकर भारत में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, ये काफी प्रभावित हुए और इन्होंने आजाद हिंद फौज जो थी ये पेशावर घटना का ही नतीजा था। इसी घटना से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा देखिए जो हमारा एक चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कई बार एग्जाम में पूछता है चटगांव शस्त्रागार हमला। तो जो हमारी जहां पर वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं जो भी, इस पर हमला किया था ना चटगांव के एक स्वाधीनता सेनानी जिनका नाम था मास्टर सूर्य सेन। तो मास्टर सूर्य सेन ने जो चटगांव में हमला किया था, सूर्य सेन जी ने, वो आपका प्रभावित थे किससे, पेशावर घटना से। कहने का मतलब 1857 की क्रांति के पश्चात ये दूसरा ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसने संपूर्ण देश में लोगों को प्रेरित किया। तो आजाद हिंद फौज के गठन का जो प्रेरणा थी इसी कांड से निकली। मास्टर सूर्य सेन ने जो चटगांव शस्त्रागार हमला किया था इसी घटना से किया था। मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में इस घटना का उल्लेख किया, ये भी महत्वपूर्ण है। पेशावर कांड का उल्लेख प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, कौन सी पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, हंस पत्रिका का। तो हंस पत्रिका में मुंशी प्रेमचंद जी ने भी लिखा था 30 जुलाई 1930 के अंक में इन्होंने लिखा था कि जो हमारा गढ़वाली योद्धा थे इन्होंने निशस्त्र सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया है।
प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में ऐसा लिखा था, ठीक है। और गढ़वाली सैनिकों को ये मालूम था इसका नतीजा कोर्ट मार्शल होगा, काला पानी की सजा होगी, या सजाए मौत भी हो सकती है, गोली भी मारी जा सकती है। यह जानते हुए भी गढ़वाली सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार किया। तो ये पूरी स्टेटमेंट थी उसमें प्रेमचंद की हंस पत्रिका में 30 जुलाई 1930 के अंक में, ठीक है। और इसके अलावा उसमें जो दक्षिण अफ्रीका देश था, दक्षिण अफ्रीका देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने इस घटना पे स्टेटमेंट दी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने साउथ अफ्रीका के, यदि मैं उस अदालत का जज होता तो इस कांड के नायक को संसार का सबसे बड़ा पदक प्रदान करता, क्योंकि जिसके हाथों में हथियार थे उसके बाद भी अंग्रेज अफसरों की हत्या किए बिना सेना में एक सफल क्रांति इस व्यक्ति ने करा दी। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट दी गई थी उसमें दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखते ना, चाहते तो जो गढ़वाली सैनिक थे वो बहुत मतलब उग्र तरीके से अंग्रेज सैनिकों पे ही गोली चला सकते थे, ऑफिसरों पे गोली चला सकते थे। उन्होंने सैन्य धर्म का भी पालन किया और देश धर्म का भी पालन किया, और यही एक सच्चे सैनिक की पहचान होती है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, बाहुबली मूवी में आप देखते हैं अमरेंद्र बाहुबली को राजा बनाया जाता है, किसके द्वारा? राजमाता के द्वारा, क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली अपनी प्रजा की भी रक्षा करता है युद्ध के दौरान। यही चीज होती है, असली सैनिक या राजा वही होता है जो शत्रुओं के साथ साथ प्रजा की भी रक्षा करे। शत्रुओं को तो मारे लेकिन प्रजा पे नुकसान नहीं होना चाहिए। यही चीज यहाँ पे की इन्होंने, अपने भाइयों को भी बचाया लेकिन अंग्रेज सैनिकों पे भी बिना वजह के गोली नहीं चलाई। तो इस घटना से भाई संपूर्ण देश में मतलब बहुत ज्यादा उसमें गढ़वाली जो नाम था बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, और पूरे देश में जो उसमें लहर चल रही थी स्वाधीनता की, उस लहर को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली थी इस घटना से, ठीक है। तो ये था पूरा पेशावर की घटना, पेशावर कांड। अब पेशावर कांड तो हो गया भाई, पेशावर कांड के बाद आगे क्या हुआ? अब पेशावर कांड के बाद मैंने आपको बताया 67 सैनिकों पर मुकदमा चला, ठीक है। इनको बुलाया गया, ऑफिसर के द्वारा बोला गया कि भाई कैसा क्यों किया तुमने। इन्होंने वहां पर भी सेम स्टेटमेंट दी कि हम अपने भाइयों पर गोली क्यों चलाए। और फिर उसके बाद चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने अन्य चीजें भी बोली, हमको कम तनख्वाह मिलती है, ऐसा भेदभाव होता है, नस्ल भेद होता है। इसके अलावा नस्ल भेद के साथ साथ जो हमारा वर्किंग वाला जो है हमारा कार्य में भी हमारा होता है, असमानता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही है भाई, खाना हमको ठीक नहीं मिलता, हर चीज हमको नहीं, जंग में हमको पहले भेजा जाता है, अपने सैनिकों की आप बहुत सोचते हैं। तो ये सब बातें स्टेटमेंट ज्यों की त्यों रखी गई। हालांकि इनका जो मुकदमा था, मुकदमा किसने लड़ा था? तो इनका मुकदमा लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा इनका मुकदमा लड़ा गया, ठीक है। हालांकि हो सकता था कि इनको मृत्यु दंड की सजा हो सकती थी उसमें, जितने भी सैनिक थे, क्योंकि 67 सैनिकों में से 4 सैनिक जो थे सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाह का मतलब ये 4 सैनिकों ने गवाही दी अंग्रेजों के सपोर्ट में। तो बचे कितने? 63 सैनिक। तो बचे हुए 63 सैनिकों का क्या हो गया? कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल हो गया इन सभी सैनिकों का। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है बर्खास्त हो गई सेना से, ठीक है, और सजा भी होती है इसमें। लेकिन मृत्यु दंड नहीं हुई, क्योंकि बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी जो इनको रटा दी थी, और बोला जज के सामने सेम चीज बोलना, नहीं तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी आपको ये फांसी पे लटका देंगे या आपको गोली मरवा देंगे। तो कोर्ट मार्शल होने के बाद इन सभी 63 सैनिकों को सजा हुई, जिसमें सबसे ज्यादा सजा चंद्र सिंह गढ़वाली जी को हुई थी। इनको 16 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा हुई, 16 वर्ष का कारावास इनको मिला। और ये सजा देने का ब्रिटिशर्स का मेन इरादा ये था कि अन्य जो भी सैनिक हैं वो इस प्रकार का विद्रोह ना करें, ताकि 1857 जैसी कोई क्रांति जन्म ना ले सके। सैनिकों को बहुत कड़ी सजा इसलिए दी गई थी यहाँ पे, ताकि अन्य कोई सैनिक विद्रोह ना पनप सके। 1857 जैसा रिवोल्ट अगर हो जाता है इस टाइम पर, क्योंकि इस समय तक जो गांधी जी थी उनकी वजह से संपूर्ण देश में स्वराज की भावना और देशव्यापी जो हमारा देशभक्ति की भावना थी बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी थी, है ना। 1857 का टाइम अलग था, ये टाइम अलग था। तो यहाँ पर अगर ऐसे सैनिक क्रांति भड़कती तो हो सकता था कि इसी वर्ष भारत को आजादी मिल जाती। तो ये चीजें उसमें हुई थी। और इसके बाद देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जेल की सजा हो जाती है, 16 साल तक का इनका कारावास होता है। बहुत सी अलग अलग जेलों में इनको ले जाया जाता है, काला पानी की इनको सजा हो जाती है। अपने लेटर में ये पिताजी को लिखते हैं, या गांव वालों को जो सैनिक थे इनके साथ के उनको बता देते हैं कि मेरे पिताजी से बोलना कि उनका बेटा देश की खातिर काला पानी की सजा काटने के लिए चला गया है, उसका इंतजार ना करें। बहुत ही मार्मिक वो लेटर या वो स्टेटमेंट था उसमें। और इसके बाद देखिए प्रारंभ में इनको रखा गया था एबटाबाद जेल में। एबटाबाद जेल में इनको रखा गया स्टार्टिंग में, एबटाबाद जेल में, ठीक है। उसके बाद देखिए एबटाबाद जेल से सेंट्रल जेल में लाए गए, उसके बाद लखनऊ की जेल में भी रहे, अल्मोड़ा जेल में भी इनको रखा गया, देहरादून की जेल में भी रखे गए। और इस दौरान इनकी पत्नी भागीरथी देवी इनसे मिलने आती थी। और भागीरथी देवी जी का भी जो जीवन था बहुत संघर्षपूर्ण रहा।
भागीरथी देवी जी, ठीक है। और एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के साथ सेम जेल में जब ये थे 1938-39 के समय, तो नेहरू जी से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी पत्नी का कुछ कर दो भाई। तो आनंद भवन में, जो नेहरू जी का प्रयागराज में आनंद भवन था, उसमें रहने की व्यवस्था भागीरथी देवी जी के लिए की गई थी। भागीरथी देवी जी ने भी भूमिगत तौर पे और सक्रिय तौर पे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका निभाई थी, ठीक है। बहुत स्ट्रगल इनके जीवन में रहा। पति ने जो स्ट्रगल झेला था वो तो झेला, पत्नी ने भी बहुत ज्यादा संघर्ष भरा जीवन बिताया था। बीमारियों के साथ साथ देश सेवा में पीछे नहीं रही है, ठीक है। और इसके बाद अलग अलग जेलों में इनको घुमाया गया और फाइनली दोस्तों इनकी जेल से रिहाई का समय आया। और इनकी जेल से रिहाई का जो रीजन था उसमें भारतीय वायसराय पर कांग्रेस हाईकमान का दबाव बन गया था उसमें, जिसकी वजह से राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना आवश्यक हो गया था, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, आप सभी को पता है। 1937 में जो संयुक्त प्रांत था वहां पर गोविंद वल्लभ पंत जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे और भी बहुत से प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, जिस वजह से अंग्रेजी हुकूमत पर कांग्रेस का दबाव पड़ने लगा था। तो कांग्रेस ने दबाव बनाया, भैया हमारी जो भी राजनीतिक बंदी है उनको छोड़ो या तो उनकी सजा कम करो। तो फलस्वरूप क्या हुआ, 26 सितंबर 1941 को 26 सितंबर 1941 को 11 वर्ष 3 माह और कुछ दिनों की सजा के बाद, ठीक है, ये जेल से रिहा हो गए। लेकिन जेल से रिहा होने के साथ साथ इन पे एक कंडीशन रखी गई, इनके गढ़वाल में प्रवेश पर बैन, यानी कि प्रतिबंध है। इनको बोला गया हम आपको रिहा तो कर रहे हैं समय से पहले, क्योंकि देखिए 1930 में गिरफ्तार हुए, 16 साल की सजा हुई थी, लेकिन 11 वर्ष में छूट गए क्योंकि कांग्रेस ने प्रेशर किया। और इसके बाद जब इनको छोड़ा गया जज के द्वारा तो बोला गया आप गढ़वाल में प्रवेश नहीं करेंगे, आप गढ़वाल में आपकी एंट्री बैन है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये जब छूटते हैं जेल से तो इसके बाद ये सीधे पहुंच जाते हैं किसके पास, गांधी जी के पास, ठीक है। गांधी जी के साथ इनकी मुलाकात होती है 26 दिसंबर 1941 को। 26 दिसंबर 1941 को दयनीय स्थिति थी इनकी, काफी एज भी काफी हो चुकी थी। अब आप लगा लीजिए लगभग कितने साल के हो गए यहाँ पे, लगभग 50 साल के हो चुके हैं हमारे चंद्रशेखर गढ़वाली जी। और काफी जेल से छूटने के बाद देखिए स्थिति भी खराब हो गई थी, शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था। तो गांधी जी के आश्रम में गए, गांधी जी को सामने देखा और गांधी जी से बोले मुझे आश्रम में कुछ काम चाहिए। गांधी जी ने बोला जमनालाल बजाज से काम पूछो और जो आश्रम की गौशाला है वहां पे जाके गोबर उठाओ और अन्य चीजें करो, ठीक है। उसके बाद गांधी जी से इनके आगे वार्तालाप होती है और गांधी जी से वार्तालाप के दौरान गांधी जी ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो। तो इन्होंने बोला मेरा नाम चंद्रशेखर गढ़वाली है, जेल से छूटकर सीधे यहाँ आया हूँ। जैसे ही चंद्रशेखर गढ़वाली जी ने ये स्टेटमेंट दिया, गांधी जी के, बोला जाता है राइटरों ने लिखा है, कितना सच है कितना झूठ है वो कहने वाली बात है, इतिहासकार लिखते हैं। गांधी जी को जैसे इन्होंने बोला कि मैं चंद्रशेखर गढ़वाली हूँ, तो गांधी जी इनकी दयनीय स्थिति को देखकर गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए और गांधी जी ने बोला काश तुम जैसा एक और चंद्रशेखर मुझे मिलता तो देश कब का आजाद हो जाता। तो गांधी जी ने एक बार ये स्टेटमेंट को रिपीट किया यहाँ पे और बोला, उसके बाद बोला था कि गांधी जी ने काफी ज्यादा इनको यहाँ पर मोटिवेट किया, ठीक है। और बहुत सी बातें इनके बीच में हुई थी उसमें। इसके अलावा गांधी जी ने वहां पर एक और स्टेटमेंट दी। गांधी जी मतलब वहां पर इमोशनल होकर बोलते हैं कि जिस वीर ने जान हथेली पर रखकर सफेद टोपी की कीमत चुकाने और देश से अंग्रेजी शासन को मिटाने के लिए इतनी यातनाएं सही और उसका आज ये हाल हो गया है। यहीं पे बोला कि काश भारत माता अगर आपको एक और चंद्रशेखर गढ़वाली पैदा करते आप या आपको मिल जाता तो देश कब का आजाद हो जाता, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि भारत माता काश आप एक और चंद्रशेखर गढ़वाली को पैदा करती तो देश कब का आजाद हो जाता। इसके बाद देखिए गांधी जी ने इनसे मुलाकात की। उसके बाद नेहरू जी जो है हमारे उस समय जेल से वो भी छूट जाते हैं, आनंद भवन में आ जाते हैं। इसके बाद नेहरू जी के साथ ये लखनऊ जाते हैं, लखनऊ में इनका भव्य स्वागत होता है। और उसके बाद ये बारदोली नामक स्थान जो गुजरात में है, गुजरात बारदोली में भी जाते हैं क्योंकि भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी। तो अपनी पत्नी के साथ ये अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, वहां पर भी इनका बहुत अच्छा स्वागत होता है। इसके बाद ये फिर बंबई पहुंच जाते हैं और वर्ष आ जाता है 1942 का और 1942 यहाँ पर गांधी जी का स्टेटमेंट आ जाता है, करो या मरो, करो या मरो। समझ गए होंगे आप कौन सा आंदोलन शुरू हो चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर सक्रिय हो गए चंद्रशेखर गढ़वाली जी, देश प्रेम तो अंदर था ही। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार होने के बाद ये आपका 3 साल जेल में रहते हैं, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से ये गिरफ्तार हुए और उसके बाद 1945 में जेल से रिहा हुए। फिर 1945 में सितंबर माह में जेल से फिर रिहा होते हैं, ठीक है, जेल से रिहा होते हैं। अब जेल से जब ये रिहा होते हैं तो इनका तो गढ़वाल जाने पे प्रतिबंध था,
तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो ससुराल था, ससुराल इनकी भागीरथी देवी जी का जो गांव था, तो भागीरथी देवी जी के पिता जी ने क्या किया था, जो जमीन वगैरह थी, घर वगैरह था इनका, ठीक है, रानीखेत के आसपास जो भी क्षेत्र था, कुमाऊं क्षेत्र, वहां पर जो घर वगैरह था, ये चंद्रसिंह गढ़वाली जी के नाम कर दिया था, ठीक है। और उसमें जो हमारे अल्मोड़ा में देवीदत्त पंत जी थे, डीडी पंत जिनको हम जानते हैं, देवीदत्त पंत जी ने भी इनकी हेल्प की थी, काफी दिन तक उनके साथ रहे थे। इसके अलावा हरगोविंद पंत जी से मिलकर ये प्रेम विद्यालय भी पहुंचे थे, जो कि उसमें ताड़े खेत था। बाद में देखिए आपका गढ़वाली जी ने क्या किया कि 1945 में ही एक दल ज्वाइन कर दिया, जिसको हम जानते हैं साम्यवाद दल, ठीक है, साम्यवादी बन गए, कम्युनिस्ट बन गए, यानी कि कम्युनिस्ट बन गए तो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद 1946 के आसपास रानीखेत आ गए, रानीखेत में इन्होंने चिलियानौला एक जगह है, वहां पर कमरा किराए में रहकर परिवार के साथ रहने लगे थे, ठीक है। तो बाद में देखिए गढ़वाली जी, उसके बाद आप गढ़वाल में भी ये प्रवेश करेंगे, क्योंकि गढ़वाल में प्रवेश क्यों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है समाप्त हो जाएगा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद देखिए आपका भारत में भी जो हमारा 42 से लेकर 45 तक, क्योंकि 45 में आजाद हिंद फौज के जो जिनका गठन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी, विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो थोड़ा आंदोलन डाउन हो जाता है। इसके अलावा देखिए आपका थोड़ा उदार रवैया इनके प्रति अपनाए जाते हैं। उसके बाद ये गढ़वाल में प्रवेश करते हैं, और गढ़वाल में जब ये 1946 में प्रवेश करते हैं, 1946 में एंट्री होती है इनकी गढ़वाल में, 1946 में, ठीक है। और 1946 में जब गढ़वाल में प्रवेश करते हैं तो नागेंद्र सकलानी जी का साथ मिलता है इनको। नागेंद्र सकलानी जी इनके साथ ही थे। नागेंद्र सकलानी जी को आप जानते हैं ना, नागेंद्र सकलानी जी और इनके साथी एक और थे, भोलू भरदारी। नागेंद्र सकलानी जी सब जगह गए इनके साथ, और लोगों के बीच में जा जाकर बोला ये वही चंद्रसिंह गढ़वाली है जिन्होंने देश के लिए इतने साल की सजा काटी, और यही है पेशावर कांड के नायक। बाद में आपको पता है 11 जनवरी 1948, 11 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, जो हमारा श्रीयंत्र कांड हुआ था, उसमें नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी जी की शहादत हो गई थी। तो इन दोनों के शवों को उठाकर उसमें टिहरी में जो संगम था, आप सभी लोग जानते हैं टिहरी में संगम, भागीरथी विलंगना, टिहरी रियासत के खिलाफ जाकर इन दोनों के शव को सम्मान के साथ इन्होंने यहाँ पे अंत्येष्टि प्रदान की थी, और टिहरी रियासत के खिलाफ भी स्पष्ट बगावत की थी, ठीक है। तो उसमें टिहरी के राजा ने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा जन समूह इनको सपोर्ट कर रहा था। बाकी देखिए 1945 में इनको कांग्रेस टिकट दे रही थी, ठीक है, 1946 में, माफ कीजिएगा, इसी वर्ष 1946 में कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया जा रहा था, लेकिन 1946 का इन्होंने एमएलए का चुनाव नहीं लगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये साम्यवादी हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जब देश आजाद हुआ, तो देश की आजादी के पश्चात भी इन्होंने 1952 में एमएलए का चुनाव लड़ा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1957 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद का, और 1962 में फिर से चुनाव लड़ा इन्होंने सांसद का। और किससे चुनाव लड़ा, उस समय ये आपका मेंबर बन चुके थे किस पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बन चुके थे, मेंबर बन चुके थे, ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर इन्होंने जो भी चुनाव लड़े, कोई भी चुनाव ये नहीं जीते। अगर ये कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक था ये जीतते, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में चुनाव इसी पार्टी से लड़ने की वजह से ना तो 52 का इलेक्शन, ना 57, ना 62, कोई भी इलेक्शन ये नहीं जीते। उसके बाद 1962 में देखिए कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई, क्योंकि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, क्योंकि चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। तो यहाँ पर फिर हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट जिसको हम बोलते हैं, उस नाम से एक पार्टी का उदय हुआ, फिर उसी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन 1962 के बाद इन्होंने कभी भी चुनाव न लड़ने की प्रतिज्ञा ली। उसके बाद देखिए इनके बुढ़ापे का समय शुरू हो गया, पहले पत्नी का देहांत होता है भागीरथी देवी जी का। उसके बाद ये भी काफी बीमार हो गए, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहां पर काफी लोगों को इनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिल बना दिया गया था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ नेता इनसे पहुंचे, मिलने पहुंचे, और उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को बताया कि ये कौन व्यक्ति है, अगर इनका बिल बनाया तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद बहुत अच्छे से इनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन जो बीमारी थी वो अब बहुत ज्यादा विकृत हो चुकी थी, जिस वजह से ज्यादा लंबा समय सर्वाइव नहीं कर पाए, और फाइनली 1 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया। 1 अक्टूबर 1979 को 87 वर्ष की उम्र में पंचतत्व में विलीन हो गए वीर चंद्रशेखर गढ़वाली जी, ठीक है। तो ये इनकी पूरी कहानी है, ठीक है। बाकी देखिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, हालांकि पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई, और इन्होंने बोला था अगर पुस्तक प्रकाशित नहीं होगी तो मेरे साथ ही इस पुस्तक की अंत्येष्टि कर देना। तो इनके साथ ही उस पुस्तक को दाह संस्कार के भेंट कर दिया था। पुस्तक का नाम था भरतनगर योजना, भरतनगर योजना नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है।
इसके अलावा 1994 में भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट इन पे जारी किया गया था ₹1 का, ठीक है, 1994 में, ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा देखिए आपका इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि बाद में इनको देखिए जो तराई भाबर क्षेत्र में, तराई भाबर क्षेत्र में भी बहुत सी जमीन इनको दी गई थी जब हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं कौन, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इनको कुछ जमीन स्पेशल प्रावधान करके भेंट की थी, और उसके अलावा इनकी जो पेंशन थी उनको, उस पेंशन को भी बढ़ाया गया था, ठीक है। तो इनकी समाधि इन्होंने जीते जी बोल दिया था कि मेरी समाधि बनाना कहाँ, दूधातोली के निकट कोदियाबगढ़ में, दूधातोली के निकट, क्योंकि ये इनकी पैतृक स्थली है। तो यहाँ पर कोदियाबगढ़ जो है, कोदियाबगढ़ में बोला मेरी समाधि, आज भी इनकी समाधि वहीं स्थित है कोदियाबगढ़ में, ठीक है। और यहाँ पर मेला भी लगता है। इनके साथ ही इनको चंद्री भाट बोलते थे। चंद्री भाट इनका उपनाम था। क्यों था उपनाम? क्योंकि बड़ी बड़ी गप्पे मारते थे, बहुत व्यंग्य करते थे, तो गपशप बहुत ज्यादा मारते थे अपने साथियों के साथ, इसलिए इनको चंद्री भाट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों आज चंद्रसिंह गढ़वाली जी की। इस पूरे सेशन से आपको पता चला होगा कि चंद्रसिंह गढ़वाली जी जो कि चंद्रसिंह भंडारी थे, किस प्रकार से चंद्रसिंह भंडारी का सफर रहा चंद्रसिंह गढ़वाली बनने में, और जीवन के अंतिम दिनों में भी जो उन्होंने संघर्ष किया, यानी कि पेशावर कांड के बाद जो उनका जीवन रहा पूरी तरह देश के लिए समर्पित और संघर्ष में ही व्यतीत हुआ, ठीक है। आजादी के बाद भी साम्यवादी दल से जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा, एक भी चुनाव नहीं जीते, लेकिन गढ़वाल के क्षेत्रों में जा जाकर बहुत ज्यादा लोगों की जो भी समस्याएं थी उनकी आवाज उठाई, लेकिन लोगों ने भी वोट नहीं दिया इनको, क्योंकि पार्टी विशेष की वजह से यहाँ पर ये फेल हो गए थे। अन्यथा अगर ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहते तो इनको बहुत अच्छी विजय प्राप्त होती, ठीक है। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और बहुमूल्य अपना कमेंट देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। आगे देखिए एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच है न्यू कॉम्बो कोर्स के नाम से। अगर आप चाहते हैं सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जी के, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर की संपूर्ण क्लासेस एक जगह पे, तो वो आपको मिलेंगी न्यू कॉम्बो कोर्स में। फाउंडेशन बैच है, बहुत अच्छे से वहां पर ऐसे ही सरल और सहज भाषा में हर टॉपिक आपको करवाया गया है, और यकीन मानिए उस टॉपिक को देखने के बाद आपकी जीएस, उत्तराखंड जी के और सामान्य हिंदी की समझ बहुत बेहतर हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, जय गढ़वाली।